नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। दोस्तों आप देखेंगे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं PLIS 221 के, इसमें ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो स्टार्ट करूँगा क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो पाए। और इस लॉ को हम लोग काफ़ी आसानी से समझेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज किया हूँ। जितने भी टेक्निकल वर्ड होते हैं वो सबको आप अभी छोड़ दें क्योंकि आप BLIS के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। और आप देखेंगे धीरे धीरे जितने भी आपके डिफ़िकल्ट पेपर हैं जैसे 229, 223 या भी जितने भी पेपर में आपको डर लगता है, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से उसे क्लियर करेंगे। और आप देखेंगे कि इससे पहले जो भी क्लास स्टार्ट किया हूँ, बहुत सारे लोगों ने काफ़ी आसानी से एक बार में BLIS कंप्लीट किया है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को आप पूरा देखें, अगर पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है, या तो ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है या शॉर्ट में भी। अगर ये लॉन्ग में पूछा जाएगा तो इसमें लिखा जाएगा कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या होते हैं, उनमें से किसी एक लॉ के बारे में आपको विस्तार से एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया जाएगा। तो आज हम लोग 5 लॉ के बारे में चर्चा करेंगे और फर्स्ट लॉ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो भी क्लास होगी उसमें हम लोग सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ, इस तरह 5 लॉ तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए मैं 5 वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस होता क्या है। दोस्तों आपने डॉक्टर SR रंगनाथन का नाम सुना होगा। देखिए उन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की रचना की थी। इसकी रचना की आवश्यकता क्यों हुई थी, पहली बात आपको ये जानना चाहिए। देखिए जितने भी पुस्तकालय में नियम होते हैं, चाहे उस टाइम में ये इसका प्रकाशन किया गया था, लेकिन ये आज भी अप्लाई होता है। तो देखिए सबसे पहले डॉक्टर SR रंगनाथन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप देख लें। और अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैं फिर से बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी वीडियो होगी, जब मैं नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रतिपादन 1928 में हुआ था। आपको याद रखना 1928। और इसका जो पब्लिकेशन हुआ था यानी प्रकाशन हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो क्या है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला नियम क्या कहता है कि पुस्तकालय उपयोग के लिए, पुस्तकें उपयोग के लिए यानी बुक्स आर फॉर यूज। सेकंड में क्या, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले यानी एवरी रीडर हिज या हर बुक। थर्ड में क्या है, प्रत्येक पुस्तकों को पाठक मिले। फोर्थ में क्या है, पाठक का समय बचाएं यानी सेव द टाइम ऑफ रीडर। और फिफ्थ क्या है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है यानी कि द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पांचों को आप देख लें। अब हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं, यानी हम लोग आज पुस्तकें उपयोग के लिए यानी बुक आर फॉर यूज, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहें तो खुद से भी आप समझ सकते हैं कि देखिए पुस्तकें उपयोग के लिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप पहले लॉ को एक्सप्लेन करें तो आप इजीली से खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस आपको ये जानना होगा कि 5 लॉ में पहला लॉ क्या होता है। तो पुस्तकें उपयोग के लिए तब होगी देखिए, पहला जो खुली पहुंच, यानी कि वहाँ पर आपको पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यानी कि प्रत्येक पुस्तकों को अलमारियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए या रखनी चाहिए जिसमें पाठक यानी रीडर आसानी से पहुँच सके। देखिए अगर आप पुस्तक तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो पुस्तक यूज के लिए नहीं होगी, यानी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होगा, पहला लॉ का पालन नहीं करेगा, यानी पहले जो नियम है उसका पालन नहीं करेगा। तो इसलिए जितने भी लाइब्रेरी में पुस्तक होते हैं वो अलमारियों में इस प्रकार से व्यवस्थित की जानी चाहिए जिससे पाठक यानी रीडर जो हो आसानी से पुस्तक तक पहुंच सके और पुस्तक का उपयोग कर सकें, ठीक है। सेकंड क्या है कि स्थान। देखिए पुस्तकालय ऐसे स्थान में होने चाहिए जहाँ पर जितने भी रीडर होते हैं वो आसानी से पहुँच सके। जैसे इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे रीडर होते हैं जो जॉब करते हैं या कोई हाउसवाइफ होती है, तो उन लोगों को पहुँचने में टाइम लगता है। तो वहाँ पे ऐसे स्थान में पुस्तकालय होनी चाहिए जहाँ पे व्हीकल यानी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर
किसी भी पाठक का वहाँ पे पुस्तकालय में लेट हो जाता है तो आने में समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जगह में पुस्तकालय होनी चाहिए। देखते हैं इसमें, देखिए पुस्तकालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर रीडर यानी पाठक आसानी से पहुँच सके, जहाँ पर वाहन यानी व्हीकल की सुविधा हो। बहुत सारे ऐसे पाठक होते हैं जो जॉब भी करते हैं। दोस्तों ये जो जॉब करते हैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो जॉब करते हैं वो लाइब्रेरी कैसे जाएँगे। देखिए यहाँ पे बात होती है, जो भी पुस्तकालय विज्ञान के 5 लॉ होते हैं वो पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है तो वहाँ पे हर प्रकार के यूज़र आते हैं। जो जॉब करते हैं, कुछ हाउसवाइफ़ होती है, कुछ स्टूडेंट होते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन होते हैं, या जितने भी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो सभी के लिए पब्लिक लाइब्रेरी होती है। ये पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में हम लोग विस्तार से अगले क्लास में पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी के कितने प्रकार होते हैं, जो स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी होती है या स्पेशल लाइब्रेरी, जितने भी लाइब्रेरी होती है सभी के बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप शॉर्ट में समझ लें कि ऐसे स्थान पे पुस्तकालय होनी चाहिए जहाँ पे किसी भी रीडर को जाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए पुस्तकालय का समय, इस नियम के अनुसार पुस्तकालय का पुस्तकालय लंबे समय तक खुला होना चाहिए, तभी ताकि सभी प्रकार के पाठक पुस्तकालय का लाभ उठा सकें। दोस्तों देखिए बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह के टाइम में पुस्तकालय नहीं जा पाते हैं, शाम के टाइम में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं शाम के टाइम में नहीं, सुबह में जा सकते हैं। तो इसीलिए पुस्तकालय जो होती है उसका टाइम इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी प्रकार के रीडर को पुस्तकालय का लाभ मिल सके और अपनी जिज्ञासाओं को पूरा कर सकें, लाइब्रेरी में जाके जितने भी बुक होते हैं वो पढ़ सकें। ठीक है, तो ये पहला जो नियम है उसका ये पालन करता है। अब देखिए पुस्तकालय भवन और फर्नीचर। दोस्तों पुस्तकालय उपयोग के लिए पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, ठीक है। तो उपयोग के लिए तब होंगी जब वहाँ की सारी सुविधाएं अच्छी होगी। जैसे वहाँ के फर्नीचर, मान लीजिए अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ का फर्नीचर यानी कुर्सी या टेबल सही नहीं हो तो वहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो वहाँ की जो भी पुस्तक हैं वो उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। उपयोग नहीं होगा तो ये पुस्तकालय विज्ञान के पहला नियम का पालन नहीं करेगा। इसलिए वहाँ पे फर्नीचर जो होने चाहिए, पानी की सुविधाएँ होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए और सुविधाजनक होनी चाहिए पाठक के लिए, ताकि रीडर वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। 5th नंबर में क्या है, पुस्तक चयन नीति यानी बुक सेलेक्शन। देखिए दोस्तों बुक सेलेक्शन के बारे में बहुत सारे विद्वान ने अलग-अलग अपने सिद्धांत दिए हैं। जिसमें से एक बुक सेलेक्शन, एक रंगनाथन ने 1951 में एक बुक पब्लिश की थी। उसके बारे में हम लोग जब उसकी क्लास होगी तब बताएँगे। उसमें बहुत सारे डूरी तथा मेलविल डेवी ये लोग अपने-अपने सिद्धांत दिए हैं। तो ये सिद्धांत के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी पढ़ाई करनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी पुस्तक का चयन करनी चाहिए जो रीडर पढ़ सकें। जैसे बहुत सारे ऐसे बुक होते हैं जिनका यूज़ नहीं होता, उसे भी अगर चयन कर लिया जाए तो उस बुक का उपयोग नहीं होगा, और उस बुक के उपयोग नहीं होगा तो ये पहला नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। उसके बाद 6 में है क्या, पुस्तकालय कर्मचारी यानी लाइब्रेरी स्टाफ। दोस्तों बुक उपयोग के लिए होती है, इसमें कर्मचारी की काफ़ी भूमिका होती है। जैसे आप लोग BLIS पढ़ाई कर रहे हैं, कल को आप लोग लाइब्रेरियन बनेंगे तो आपका क्या रोल होगा कि जो भी आपके लाइब्रेरी में यूज़र आते हैं उनकी सहायता करना। जैसे मैं समझा देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूज़र होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि उन्हें जो पढ़ाई करना है वो किस बुक में होंगे। तो इसमें लाइब्रेरियन के या फिर जो लाइब्रेरी के स्टाफ होते हैं उनकी ज़िम्मेवारी होती है कि वो पुस्तक को और पाठक को मिला दें। इसके लिए एक संदर्भ सेवाएँ यानी रेफ़रेंस सर्विस भी होती है, जो पाठक और पुस्तक के बीच दोनों को मिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, संदर्भ सेवा के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे विस्तार से कि कितने प्रकार के संदर्भ सेवा होते हैं, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कितने लोगों के लिए होती है। ये सब बात हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे जब संदर्भ सेवा पढ़ाई करेंगे। तो इसमें मेन रोल क्या होता है कि जो भी कर्मचारी होते हैं वही बुक का परिचय पाठक से करवा सकते हैं या पाठक का परिचय बुक से करवाते हैं। तो ये रोल होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको इसी प्रकार से वहाँ पे अगर पहला लॉ के बारे में पूछा जाता है तो आप इसका और भी विस्तार से लिख सकते हैं। जैसे मैं टॉपिक बता दिया हूँ कि बुक सेलेक्शन में आप और भी चीज़ों को जोड़ सकते हैं, या लाइब्रेरी स्टाफ के बारे में भी जोड़ सकते हैं, या फिर बिल्डिंग या जितने भी मैंने पॉइंट बताया उससे आप विस्तार से और भी चाहें तो 500 वर्ड में ईजिली लिख सकते हैं।
तो ये पहला लॉ का विस्तार से मैं बता दिया हूँ। अब इसी प्रकार हम लोग अगले क्लास में सेकंड लॉ के बारे में, उसके बाद थर्ड, इस तरह कंप्लीट 5 लॉ के बारे में पढ़ाई कर लेंगे। जैसे ये खत्म होता है फिर हम लोग अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जाम में ये आएगा और उसे आप अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, उससे आप ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट बातें होते हैं या चीज़ें होते हैं या पीडीएफ होती है मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें और मैं वीडियो के अबाउट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी भी दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी हमें कुछ चीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट होगा तो ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।